हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक और वन शॉट। छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और बेसिस समझ ही गए होंगे, आधार है ये अकाउंटिंग का, इसके बिना आप अकाउंटिंग कर नहीं पाओगे, भले ही ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शुरुआत होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग से। क्या हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या, क्या काम है, मतलब जिसके लिए हमने पहली बार सोचा कि भाई ये चाहिए अकाउंटिंग से हमें, वो है कि हमें डिटरमाइन करना है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये जानना। मतलब अल्टीमेट एम ऑफ अकाउंटिंग यही है सबसे पहली चीज। बाकी चीजें तो हम चाहिए होती है, हमें समझनी होती है, बाकी भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग को लेकर के, लेकिन अल्टीमेटली हमें सबसे जरूरी चीज जो लगती है कि फायदा या नुकसान, बिजनेस कर रहे हैं तो फायदा नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, वो देखना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, किस बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि आप स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाते हैं जब, तो आप एक ऑटो से स्कूल जाते हैं डेली, और वो ऑटो वाले भैया से आपकी जान पहचान हो चुकी है, और आप डेली स्कूल जाते हैं कहते भैया बाद में पैसे दे दूंगा, बाद में पैसे दे दूंगा। भैया भी बड़े अच्छे हैं ऑटो वाले, कुछ नहीं कहते। और ऐसे करते करते एक साल हो गया, उन्होंने कहा बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, पैसे दे देगा, इसके पापा से बात कर लेंगे। और जब एक साल बीत गया तब भी पैसे नहीं दिए गए। ठीक है, और पैसे नहीं दिए तो फिर आपने घर पे बोला कि ऐसे ऐसे मुझे ऑटो का पैसा देना है, तो आपने अगले साल पिछले साल का सारा पैसा जो देना था वो दे दिया। अब आप ये डिसाइड करो कि वो जो ऑटो वाले की इनकम हुई है वो कब हुई है। मान लो 2020 का पूरा जो ऑटो का भाड़ा था वो आपने 2021 में दिया है, तो इनकम जो हुई है, जो पैसा मिला है 2021 में, वो इनकम 2020 की है या फिर 21 की है, ये डिसाइड करोगे तभी पता चलेगा कि इनकम कौन से साल की थी। और इनकम और एक्सपेंसेस जब हम सही से समझ पाएंगे तभी तो उन दोनों को माइनस करने पे पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अल्टीमेटली आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये कहानी उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो कैश बेसिस पे हम अकाउंटिंग करेंगे, उस तरीके से भी हो सकता है काम, या फिर आप बेटा एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें जो कहानी हमने अभी अभी सुनी, ध्यान से देखा जाए, अगर हम कैश बेसिस की बात करें कि कब पैसा मिल रहा है, कब पैसा पेमेंट करनी पड़ रही है, तभी अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो उस हिसाब से 2021 में ही ऑटो वाले की इनकम हुई है। और अगर हम एक्रूअल बेसिस के बारे में बात करें तो एक्रूअल बेसिस हमें बताता है कि भाई पैसा कभी भी रिसीव हुआ या पैसा कभी भी पे किया, लेकिन एक्चुअल में जो घटना घटी है वो घटी कब है, यानी अकरेंस ऑफ द इवेंट। क्या अगर मैंने इनकम क्रिएट करी है तो वो कब हुई है, भले ही पैसा उस टाइम पे नहीं मिला, तो उस हिसाब से जो हमारे ऑटो वाले की इनकम है वो बेटा कब होगी, वो 2020 में होगी। देख लिया। तो अगर दो अलग अलग बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं तो प्रॉफिट्स या लॉसेस में चेंज आ जाएगा। तो बात करते हैं पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। क्या सही है इन दोनों में से, क्या किसको फॉलो करना चाहिए, कौन से बेस को फॉलो करना चाहिए, वो हम वीडियो के एंड तक देख लेंगे। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। यानी हम हिसाब किताब, यानी अकाउंटिंग हम तभी करेंगे जब कैश का लेना या देना होगा, यानी कैश रिसीव करेंगे या फिर कैश को पे करेंगे। इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, यानी जो हमारी इनकम है उसको हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी मानेंगे कि इनकम हुई है जब कैश रिसिप्ट होगी, जब पैसा मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम मानेंगे ही नहीं कि हमारी इनकम थी। लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड, के एक्सपेंसेस को हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब, ठीक है, उनको हम तभी इनकर्ड मानेंगे जब उसकी हम पेमेंट कर देंगे। आपने कहीं जाकर के एक प्लेट छोले कुलचे खाए, खा के खत्म, पैसे नहीं दिए, मेरा खर्चा ही नहीं हुआ। ये अकाउंटिंग का कहने का मतलब ये है कि तुम कुछ कंज्यूम भी कर लो, लेकिन तुम अगर पेमेंट नहीं करो तो तुम्हारा खर्चा नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ फील हो रही होगी आपको। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो एडवांटेज देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहली चीज बहुत सिंपल है, पैसा दिया तो खर्चा,
और पैसा रिसीव करा तो इनकम, अदरवाइज कुछ नहीं। इससे सिंपल क्या होगा? दूसरा, दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट एंड जजमेंट आर रिक्वायर्ड। तो ये बहुत ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, या तो ये, बस कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अनुमान नहीं लगाना। पैसा दिया तो खर्चा, पैसा लिया तो इनकम, पैसा नहीं दिया तो कोई खर्चा नहीं, पैसा नहीं मिला तो कोई इनकम नहीं। कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ रहा है, कोई एस्टिमेट नहीं लगाना पड़ रहा है। जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो वो एस्टिमेटेड बेसिस पे लगाते हैं, और उस हिसाब से तो डेप्रिसिएशन तो कभी खर्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कभी एक डेप्रिसिएशन की पेमेंट ही नहीं करनी पड़ती, जजमेंट नहीं करनी पड़ती, कौन सा मेथड, क्या मेथड, कुछ कोई मेथड की जरूरत नहीं है। suitable for enterprise where most of the transaction are on cash basis। जहां पे कैश बेसिस पे ही काम होता है कि भैया नगद का काम है, उधार बेचता ही नहीं हम, पैसे दो सामान लो, हम पैसे तुम्हें पे करेंगे, तुमसे सामान लेंगे। अगर ये वाली ट्रांजैक्शंस आपकी नॉर्मली होती हैं तो आपके लिए कैश बेसिस बेस्ट है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। ये ट्रू और फेयर प्रॉफिट और लॉस नहीं बता सकता। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डेप्रिसिएशन आपको पता होगा, नहीं पता मैं बता देता हूं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी किसी फिक्स टेंजिबल एसेट की वैल्यू गिरती है, कम होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन इसके लिए कोई पेमेंट ही नहीं हो रही, तो बेटा ये खर्चा माना ही नहीं जाएगा। और ये खर्चा है आपका, आपकी अंतरात्मा जानती है खर्चा है, आपका दिल जानता है, फिर भी हम कैश बेसिस में इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैश बेसिस की वजह से हमें ट्रू और फेयर व्यू नहीं मिल पाता कि प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, और फाइनेंशियल पोजीशन का भी नहीं पता चल पाता। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा, इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। आप लोगों ने अगर पुराने सेशन देख लिए हैं, मैं जर्नल एंट्री, डेबिट क्रेडिट, अकाउंटिंग इक्वेशन, इवन डेप्रिसिएशन वगैरह सब पढ़ाने के बाद ये वीडियो आपको आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में पढ़ाई भी नहीं जानी चाहिए। मेरा तरीका ऐसा है, मैं उस तरीके से पढ़ाता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब जर्नल एंट्री करते हैं और अकाउंट्स बनाते हैं तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं, रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्सपेंसेस होते हैं, इसे बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। तो ये उस मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो ही नहीं करता। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स, कि भाई ये पैसा गया तो खर्चा ही माना जाएगा, पैसा आया तो इनकम ही मानी जाएगी। लेकिन हर चीज इतना सिंपल सॉर्टेड तरीके से हम नहीं मान सकते। ठीक है, स्टॉक खरीदना और बिल्डिंग खरीदना दोनों में फर्क है। स्टॉक हमें 12 महीने के अंदर अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट देकर निकल लेगा, लेकिन बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, वो हमें मोर देन एन अकाउंटिंग ईयर, उससे ज़्यादा तक इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। तो ऐसे खर्चों को हम असेट मानते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने रेंट पे किया, वो भी खर्चा है, तो बिल्डिंग खरीदना और रेंट पे करना दोनों बराबर बात हो गई क्या? नहीं। तो लेकिन कैश बेसिस इन दोनों बातों में फ़र्क ही नहीं समझता। रेंट पे किया तब भी पैसा गया, बिल्डिंग खरीद तो भी पैसा गया, तो ये गलत है। कैपिटल आइटम है बिल्डिंग खरीदना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वही रेंट पे करना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो विद इन अ ईयर कंज्यूम हो चुका है, हो जाएगा। लेकिन बिल्डिंग काफ़ी समय तक बिजनेस के अंदर रहेगी और उसको इकोनॉमिक बेनिफिट देती रहेगी। एज अ रिजल्ट देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ द 2 ईयर्स। तो जिस साल हमने बिल्डिंग खरीदी उस साल हम लॉस में जाएंगे, और जिस साल हमने बिल्डिंग नहीं खरीदी उस साल हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं देखी जाएगी, है ना, क्योंकि हम जो बैलेंस शीट में जाना चाहिए उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर कर रहे हैं। बिल्डिंग खरीदना खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, और हम इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कैश बेसिस के पास, क्योंकि वो रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम के बीच में फर्क ही नहीं समझती। अब बात करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की।
एक्रूअल वर्ड, एक्रूअल, इनकर, अकर, ये सारे वर्ड एक जैसे ही है। ये बात करते हैं किसी भी इवेंट के हैपन होने की, किसी भी घटना के घटने की बात करते हैं, ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या बताता है, अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अनलाइक अंडर कैश बेसिस, कैश बेसिस की तरह नहीं है, इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट्स अर्न या अकर्ड, एक्रूड सॉरी, यानी जब कमा ली जाती है। ऑटो वाले ने ऑटो चलाया, तुम्हें स्कूल छोड़ा, उसने इनकम कमा ली है, भले ही ना मिली हो। इनकम कमाने का मतलब है राइट टू रिसीव, कि मुझे रिसीव नहीं हुआ पैसा लेकिन स्टिल आई हैव राइट टू रिसीव, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपनी सर्विस दे चुका हूं, मेरी तरफ से या मेरे प्रोडक्ट से जो आपको बेनिफिट पहुंचना चाहिए था वो पहुंच चुका है, मेरी तरफ से वैल्यू आपकी तरफ फ्लो हो चुकी है। वो अलग बात है कि तुमने मुझे पैसा नहीं दिया, स्टिल आई हैव राइट टू रिसीव द मनी, एंड इसी को बोलते हैं इनकम को अर्न करना, इनकम एक्रू होना, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो मोर साइंटिफिक है ये, मतलब ये छोटे से छोटे पहलू को समझ के रिकॉर्ड करती है अकाउंटिंग में। क्या बेटा, एक्रूअल बेसिस, छोटे से छोटे पहलू को, कुछ भी मिस नहीं होता, अगर कुछ हुआ है तो उसका रिएक्शन भी होगा, वेदर द पेमेंट इज रिसीव्ड और नॉट, वेदर द अमाउंट इज पेड और नॉट, ठीक है। तो ये बहुत साइंटिफिक है, इसलिए ये प्रेफर्ड है। यानी अगर हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम उसमें क्या लगा रहे हैं बेटा, हर जगह पे हम एक्रूअल बेसिस लगा रहे हैं, एक दो जगह को छोड़ करके हर जगह पे एक्रूअल बेसिस ही फॉलो किया जाता है, कैश बेसिस इज नॉट गुड, ठीक। शोज अ कंप्लीट पिक्चर, ये हमें कंप्लीट पिक्चर दिखाती है बेटा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। ये डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करते हैं कि भाई हमने उसको यूज किया, हमने एक असेट है, टेंजिबल असेट है, उसको कंज्यूम किया, उसकी वैल्यू कम हो रही है, क्यों, क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो बेटा उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि भले ही उसके लिए पेमेंट नहीं हो रही है। तो यही तो एक्रूअल बेसिस की ब्यूटी है, ठीक। एज इट टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द पीरियड एज वेल एज एडजस्टमेंट, सारे ट्रांजैक्शन को और सारी एडजस्टमेंट को ये कंसीडर करती है। डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, और इससे हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस पता चलता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एंड ऑल्सो एग्जिबिट द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन, ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन मतलब वही है, ट्रू फाइनेंशियल। क्योंकि जब आप डेप्रिसिएशन जैसी चीजें या हर एक चीज को अगर आप कंसीडर करोगे तो आपकी असेट की वैल्यू कितनी बची वो भी आपको सही सही पता चलेगा। लास्ट में, बिकॉज ऑफ द अबव पॉइंट्स इट हैज वाइड एक्सेप्टेबिलिटी, और इसका एडवांटेज ये है कि ज़्यादातर लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, इस अकाउंटिंग को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर जो पॉइंट लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा ही सटीक और बढ़िया हैं। फिर अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो बेटा डिसएडवांटेज भी बड़ी प्यारी है इसकी, देख के कहोगे इसको कोई डिसएडवांटेज बोलता है, नॉट एज सिंपल एज कैश बेसिस। भाई सिंपल नहीं है लेकिन ठीक तो है, हर पीली चीज सोना नहीं होती, कोई बात नहीं भाई, भले ही कैश बेसिस कितना सिंपल लगे है तो गलत ही। द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू इलेबोरेट, ठीक है, यहाँ पे जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो बहुत इलेबोरेट हो चुकी है, बहुत मतलब बहुत फैली हुई चीज़ है, ठीक है, मैं मानता हूँ फैली हुई चीज़ है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए इतना तो करना पड़ता है। अ क्विक अप्रेजल ऑफ द प्रॉफिट और लॉस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ मेनी एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। अब बेटा देखो इतनी सारी ट्रांजेक्शन है, हर ट्रांजेक्शन को, हर छोटे से छोटे पहलू को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कभी भी आप प्रॉफिट या लॉस के अंदर कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं देखोगे कि एकदम से अप्रेजल हो गया प्रॉफिट का, बढ़ गया प्रॉफिट, नहीं देखोगे। जैसे कैश बेसिस में था कि भाई हमने 10,000 रुपये लगाए थे बिजनेस में, हम प्रॉफिट कमा रहे थे 5,000 20,000 30,000 प्रॉफिट कमा रहे थे, एकदम से 1 लाख की बिल्डिंग खरीद ली, तो जिस साल खरीदी कैश बेसिस के हिसाब से तो भाई वो खर्चा है, एकदम से प्रॉफिट गिर के जीरो हो गया या लॉस हो गया, तो कैश बेसिस में इस वजह से ड्रास्टिक चेंज आ जाते थे। लेकिन यहाँ पर कोई अप्रेजल, आपको क्विक अप्रेजल एकदम से चुटकियों में कुछ प्रॉफिट एकदम से बढ़ता हुआ या घटता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब सर एक चीज़ बताओ, इतनी है ना दब के बुराइयां कर रहे हो आप कैश बेसिस की, तो फिर ये कैश बेसिस की जरूरत ही क्यों, पड़ते ही क्यों, हटाओ ना इसको, डिलीट कर दो इस दुनिया से, इसको डिलीट कर दो, कैश बेसिस घटिया चीज़ है। लेकिन बेटा आप जो कैश अकाउंट बनाते हो वो कैश बेसिस पे ही बनता है,
मैंने बोला ना एक दो अकाउंट्स हैं जो बनते हैं कैश बेसिस पे, तो कोई जहां पे यूज करना है वहां पे यूज करना है बेटा, ठीक है। तो कैश अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है, ये पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो वहां पे कैश बेसिस यूज होता ही है। अब अगर हम इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करें, इसके बीच में डिफरेंसेस पढ़ने की कोशिश करें, तो क्या है बेटा, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग्स, ठीक है, ABOA और CBOA। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे तो कैश आएगा तो ही बात होगी, क्रेडिट की तो बात, उधार की तो बात ही नहीं करते ये। तो कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। दूसरा, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम, ठीक है, और ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारी चीज़ें इनके बारे में बात करते हैं। तो उन सब की बेटा अकाउंटिंग होती है, यही एडजस्टमेंट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में सबकी अकाउंटिंग होती है, और इसके अंदर अकाउंटिंग नहीं होती। क्यों? जैसे एडवांस इनकम मिल गई एक बार को, चलो हो जाएगी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के एक्सपेंस हमने कर लिया लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो पेमेंट नहीं करी तो कैश बेसिस पाएगा नहीं। फिर प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आता है, सर्टेन कर पाते हैं बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके। यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं आता है बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर टेक्निकल नॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर भाई मैंने बोला ना बहुत फैली हुई चीज़ है, एलेबोरेट प्रोसेस है अकाउंटिंग की, तो यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर होती है, क्योंकि हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आया तो आया, गया तो गया, और कुछ देखते ही नहीं हम, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं लीगल पोजीशन की, तो ये कंपनीज एक्ट भी बोलता है कि हाँ आप एक्रूअल बेसिस लगाओ, ठीक है, लेकिन कंपनीज एक्ट यहाँ पे कैश बेसिस को मना कर देता है कि भगाओ इसे। फिर एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये मोर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि मोर साइंटिफिक है, मोर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे तो सीधे नॉट एक्सेप्टेबल लिख दिया। हाँ, पूरी तरह से तो कैश बेस कहीं पे भी एक्सेप्टेबल हो नहीं सकता। फिर रिलायबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो भाई जब सारी ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहा है, करेक्ट प्रॉफिट बता रहा है, लॉस बता रहा है, करेक्ट पोजीशन बता रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन, तो बेटा ये मोर रिलायबल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को ही रिकॉर्ड कर रहा है, ये किसी भी एस्पेक्ट को छोड़ नहीं रहा, तो रिलायबल तो होगा ना। और वहीं कैश बेसिस लेस रिलायबल है बेटा, क्या है बेटा, कैश बेसिस लेस रिलायबल है। और सूटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये सुटेबल फॉर बिजनेसेस एज इट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन दैट कम्प्लेक्स, ठीक है, जो कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, वहाँ पे तो भाई एक्रूअल बेसिस लगाओ, कोई भी एस्पेक्ट नहीं छूटेगा, हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सूटेबिलिटी की, तो बेटा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, NPO जिसको हम बोलते हैं, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, प्रोफेशनल्स सच एज CA, लॉयर, ठीक है, कंपैरेटिवली लेस इंफॉर्मेशन इनके पास होती है, ठीक है, तो ये आराम से बेटा कैश बेसिस को फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और मैं यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा, कि अब जब हम एक्रूअल बेसिस को फॉलो करेंगे, तो बेटा आपके जो इनकम की बात कर लो, पहले एक्सपेंस की कर लेते हैं, चलो एक्सपेंसेस की बात कर लो, आप इनकम की बात कर लो, तो बेटा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आएंगी, कि आपने एक्सपेंस, ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आएगा क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपको यहाँ पे क्या समझ में आएगा बेटा, एडवांस एक्सपेंस यानी प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूअल बेसिस की वजह से। अगर एक्रूअल बेसिस ना होता तो कैश बेसिस में ये सारी चीज़ें नहीं होती। इनकम के अंदर आपको क्या समझ में आएगा बेटा, एक्रूड इनकम, और बेटा यहाँ पे आपको प्रीपेड इनकम समझ में आएगी, ठीक है।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या कि एक्सपेंस हो चुका है बट पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, एक्सपेंस हो गया पर पेमेंट नहीं की। इसे बोलते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या आप जैसे मान लो रेंट का एग्जांपल लेते हैं, तो आपने एक रूम में आप रह रहे हो, आपने रेंट पे नहीं करा, तो आप एक्सपेंस कर चुके हो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से, लेकिन आपने पेमेंट नहीं करी। और बेटा पेमेंट करनी है ना, यानी किसी को पैसा देना है ना, किसी का पैसा आपके ऊपर सर चढ़ के भाई बोझ बन के बैठा हुआ है, इसे बोलता है लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी बनते हैं। और कैश बेसिस के, अगर कैश बेसिस होता तो बेटा ये सब रिकॉर्ड हो ही ना रहा होता, तो बेटा यहाँ पे ये लाइबिलिटी है, असेट नहीं, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। तो इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन मोर क्लियर होती है एक्रूअल बेसिस के हिसाब से। एडवांस एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। आपने रेंट 5 महीने का एडवांस दे रखा है, यानी आपने एक ऐसी जगह पे पैसा लगा रखा है जिससे अभी बेनिफिट मिलना है। ये असेट की क्वालिटी होती है बेटा। जैसे आप बिल्डिंग खरीदते हो, तो बिल्डिंग खरीद ली तो ऐसा थोड़ी है बारिश आएगी कागज की पहली बारिश में बिखर जाएगी बिल्डिंग, नहीं बेटा, वो आपको कई सालों तक वो बेनिफिट देती रहेगी। तो असेट वही होती है जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देती है फ्यूचर में। ऐसे ही अगर आपने रेंट 5 महीने का एडवांस दे रखा है, तो आपने जो भी पैसा दे रखा है वो आपकी असेट है, क्योंकि 5 महीने तक आपको उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है। यानी क्या मतलब, ठीक है, एक्सपेंस नहीं हुआ पर पेमेंट कर रखी है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये हमारी असेट है, बैलेंस शीट में असेट साइड आएगी, ठीक है। और इन सब का प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर भी बहुत अच्छा खासा रोल रहता है। फिर इनकम के बारे में बात करते हैं बेटा, एक्रूड इनकम। इनकम जो कमा ली पर मिली नहीं, यानी ऑटो वाले भैया, उनकी इनकम हो चुकी थी लेकिन उनको पैसा मिला नहीं, एक्रूड इनकम है बेटा। तो बिजनेस की अगर एक्रूड इनकम है, यानी पैसा किसी से लेना है, तो बेटा ये हमारी क्या है, ये हमारी असेट है। और अगर आप प्रीपेड इनकम की बात करें कि भाई हमने ऑटो वाले को, क्या कहते हैं, ऑटो वाले को अगर भाई 2 साल का पैसा पहले ही मिल जाए, तो बेटा किसी और का पैसा उसकी जेब में, अभी तक उसने वो सर्विसेज नहीं दी हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या, इनकम कमाई नहीं है, कमाई नहीं पर रिसीव हो गई है, इनकम कमाई नहीं है पर रिसीव हो गई है। तो बेटा ये हमारी क्या है, ये लाइबिलिटी है। और ये सब किसकी वजह से, एक्रूअल बेसिस की वजह से ही हो पा रहा है कि देखो रिसीव हो गई है तो हमने उसको लाइबिलिटी मान लिया। अगर कैश बेसिस होता तो रिसीव हो गई, इनकम, लाइबिलिटी भी नहीं है, हमारी जेब में पैसा हमारा, समझ रहे हो इस चीज़ को। यहाँ पे इनकम कमा ली पर मिली नहीं है, कोई इनकम ही नहीं है, कैश बेसिस के लिए तो कोई इनकम ही नहीं है ये, तो बेटा ये फ़र्क पड़ता है। तो आई होप आप लोगों ने इस सेशन को पूरा एंजॉय किया होगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करके मोटिवेट रखिए सारे टीचर्स को, एंड शेयर कीजिए हर 11th क्लास के स्टूडेंट के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारी अभी क्लासेस और आने वाली हैं, एंड बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन आपके लिए होंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।